नमस्कार, खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी खबरों की बात करते हैं। ऐसी खबरों जिन्होंने दिन भर बटोरी है सुर्खियां और जिन खबरों के बारे में जानने समझने को लेकर आप लोगों के मन में जिज्ञासा है, तो ऐसी खबरों को आप विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए जिन्होंने इस खबर को फॉलो किया है। सबसे पहले बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री के बीच में संवाद की। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ साथ यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि रूस के रक्षा मंत्री ने उन्हें यूक्रेन में उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी है, जिसमें डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल के जरिए संभावित उकसावे के बारे में उनकी चिंताएं भी शामिल थीं। राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्होंने संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर भारत की स्थिति को दोहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु विकल्प का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़ गए हैं। अमृत, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से डर्टी बॉम्ब या परमाणु बम के इस्तेमाल की इस वक्त बातचीत चल रही है यूक्रेन और रूस के इस पूरे संघर्ष के बीच में, किस तरह से देखते हैं इन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत और जो परमाणु बम के इस्तेमाल की बात जो हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक प्रेशर टैक्टिस है या कुछ इस तरह की चीजें हकीकत में भी हो सकती हैं? अमृत, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमृत, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो अमृतपाल से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में टेलीफोन पर बातचीत की है और इसमें दोनों देशों के बीच में जो रक्षा सहयोग है उसको आगे बढ़ाने पर उसके संदर्भ में तो विशेष बातचीत हुई ही, उसके साथ ही साथ जो डर्टी बॉम्ब यानी परमाणु बम के इस्तेमाल की इस वक्त जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के भी राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई और साफ तौर पर जो भारत का रवैया है उसको राजनाथ सिंह ने अपना जो मैसेज है वो कन्वे किया रक्षा मंत्री के साथ में, रूस के रक्षा मंत्री के साथ में। उन्होंने कहा कि भारत का ये स्टैंड है कि किसी भी तरह से जो अभी जो युद्धग्रस्त है रूस और यूक्रेन, इस स्थिति को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए और इसके साथ ही साथ ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि वार्ता और कूटनीति के जरिए इस पूरे मसले पर आगे बढ़ा जाए और इस जो पूरे संघर्ष की स्थिति है उसको समाप्त किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर जो डर्टी बॉम्ब है इसके इस्तेमाल की जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर चिंता जताई और साथ ही साथ कहा कि परमाणु विकल्प का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाता अमृतपाल सिंह के साथ। ब्रेक पर जाएं इससे पहले अमृतपाल हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, तो उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अमृत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी अमृत, दरअसल जो बातचीत हुई है राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री, रूस के रक्षा मंत्री के बीच में, किस तरह से देखते हैं इस संवाद को और जो पिछले दिनों से जिसको कहना चाहिए कि जो एक चर्चा गर्म है ये डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर के, उसको लेकर के जो बातचीत हुई है उसको कितना आप पाते हैं कि ये कहीं कोई प्रेशर टैक्टिस है इसके बॉम्ब के इस्तेमाल की जो बात कही जा रही है, या कुछ हकीकत में इस तरह की बातें हो भी सकती हैं? देखिए, रशियन एलिगेशंस हैं कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब यूज कर सकता है और
अपने ही लोगों पर यूज़ कर सकता है और उसके बाद रशियंस को ब्लेम कर सकता है। जो वेस्टर्न कैंप है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उन्होंने तो इसको सिरे से खारिज किया है और कहा है कि ऐसी उनके पास कोई जानकारी नहीं है और रशियंस ये एक तरह की बोगी क्रिएट कर रहे हैं और प्रिटेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करने के लिए। वहीं रशियंस का ये कहना है कि नहीं, ऐसी संभावना है और वो लगातार जो रशियंस हैं वो अपने तमाम वर्ल्ड कैपिटल्स में फ़ोन करके ये बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सर्गेई शोइगु जो उनके रक्षा मंत्री हैं रूस के, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये बात की और यूक्रेन की में जो स्थिति है उस पर उसके संदर्भ में ये भी बात उठाई कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब यूज़ कर सकता है। भारत का इस पर अभी कोई ऐसा रवैया नहीं आया है, पर ये है कि रशियंस की भारत ने बात सुन ली है। रशियंस एसेंशली एक सपोर्ट गार्नर कर रहे हैं तमाम वर्ल्ड कैपिटल्स में, जो उनके दोस्त हैं उनको रीच आउट कर रहे हैं, बेसिकली जो नॉन वेस्टर्न कैंप है, क्योंकि वेस्टर्न कैंप में ने तो इन जो एलिगेशंस हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी बात ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की एक्सरसाइजेस की हैं। उन्होंने कहा है कि द टास्क envisaged during the training of the strategic deterrence forces was complete in full. All missiles reached their targets. Now, ये बेसिकली भारत ने जो राजनाथ सिंह ने जो कहा है सर्गेई शोइगु को, और भारत का जो लगातार ये रवैया रहा है कि इस पर किसी भी तरह को कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहिए और किसी तरह का न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किसी भी पक्ष को नहीं करना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर जो ये वार्ता की है, आपने कहा कि एक तरह से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में सपोर्ट गार्नर करने के लिए ये इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं दोनों नेताओं के बीच में बातचीत इस विशेष संदर्भ में? निखिल, एक बार सवाल प्लीज दोबारा दोहरा दें। कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने पहले कहा कि ये रशिया की तरफ से ये जो पूरी बातचीत होने के बाद से वो तमाम वर्ल्ड कैपिटल्स में फ़ोन करके अपने दोस्तों को, अपने एलाइज को, या जहां भी उनको समझते हैं कि उनको फ़ोन करके अपने लिए सपोर्ट लेना चाहिए, किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को दोनों तरफ से जो चल रही है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि एलिगेशंस हैं, काउंटर एलिगेशंस हैं। यूक्रेन को क्लियरली वेस्टर्न जो ब्लॉक है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, वो सपोर्ट कर रहे हैं। भारत जैसे कंट्रीज ने लगातार एक पोजीशन ली है कि जी बगैर हम किसी की साइड नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात की है, व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है, एक बार नहीं पर्सनली टेलीफोन करके एक से ज़्यादा बार बात की है। मल्टीलैटरल फोरा पे एससीओ की जो समिट थी वहाँ रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात भी हुई थी। तो क्लियरली भारत का ये रवैया है कि ये होना चाहिए कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू होना चाहिए, पर रशिया जो ऐसे देश हैं जो या तो उनके दोस्त हैं या उनके खेमे में हैं या जो इस पर कोई साइड्स नहीं ले रहे हैं, उनको रीच आउट कर रहा है। एसेंशली सपोर्ट गार्नर करने की एक पूरी कवायद है। डिप्लोमेसी को अक्सर देखा जाता है, युद्ध में डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। डिप्लोमेसी भी एक हथियार होता है। तो मेरा ख्याल है रशिया उसके तहत जो वो हथियार यूज कर रहा है वो तो कर ही रहा है जंग में, पर जंग को सपोर्ट करने के लिए आप डिप्लोमेसी यूज़ करते हैं, आप इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं। हमने देखा इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पे लगी, उधर रशियंस ने ब्लैक सी रूट्स कट किए। तो ये सब उसी जो कवायद होती है उसी का हिस्सा है रीच आउट करने का। जी, निश्चित तौर पर। और जिस तरह से आपने कहा कि भारत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि संवाद के जरिए, कूटनीति के जरिए ये जो पूरा विवाद है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमृतपाल।
और अगली खबर, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, उनके गुजरात दौरे से जुड़ी हुई है। अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं और अमित शाह आज गांधीनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा और जब्त ड्रग्स के विनाश पर क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का दौरा कर वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इसके अलावा अमित शाह भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और इस लिहाज से उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उनके जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। इस दौरान पार्टी की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भार्गव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भार्गव, कितनी महत्वपूर्ण ये जो बैठक है, दरअसल उसको किस तरह से देखते हैं, जो नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा और जब्त ड्रग्स के विनाश पर जो क्षेत्रीय बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे, इस बैठक के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी आप अगर आपके पास हो तो दें। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे पे जो आज ये मीटिंग का आयोजन किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एनसीबी के अंडर में पूरे राज्य के आला अधिकारी है, पदाधिकारी है, आईपीएस ऑफिसर्स है, सब लोग यहाँ मौजूद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आला अधिकारी मौजूद है और साथ साथ में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये जो बैठक है वो आने वाले दिनों में जो कहा जाए कि नशीले और मादक द्रव्यों की जो तस्करी हो रही है उसको रोकने में भारत बहुत अग्रिम भूमिका निभा रहा है। और ये नशीले द्रव्यों का जो नाश करने की जो टेक्निक है, वो टेक्नोलॉजी है, उनको भी हर एक राज्यों में दिखाया जा रहा है। और साथ साथ में ये तीसरी बैठक गिनी जा रही है। अगली बैठक चंडीगढ़ में हुई थी। चंडीगढ़ की बैठक के बाद ये वेस्टर्न रीजन की बैठक आज गुजरात में गांधीनगर स्थित में हो रही है। और ये बैठक में इतना तो जरूर कहेंगे कि आने वाले दिनों में भविष्य में भारत जो है वो नशीले पदार्थ की तस्करी में ना ही हिस्सा लेंगे और ना ही यहाँ से बाहर जाने देंगे और ना ही बाहर से आने देंगे। ऐसी मुहिम के साथ ये खास बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर। इसके अलावा गृह मंत्री के कुछ कार्यक्रम भी हैं जिसमें कार्यकर्ताओं से मुलाकात, सीधा उनसे संवाद स्थापित करना और कहीं ना कहीं एक बड़े कुशल संगठनकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं गृह मंत्री। और चुनाव के दौरान या चुनाव जब अब जिसको कहते हैं कि सर पर हैं गुजरात में, ऐसे में ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? जी, आपने बहुत खूब जरूरी बात बताई आपने। जो ये गृह मंत्री अमित शाह है वो गुजरात में संगठन में बहुत मजबूत उनका दावा गिना जाता है। और आज शाम को ये बैठक खत्म होने के बाद जो प्रदेश मुख्यालय है कमलम पर जाएंगे, वहां कुछ संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और निरीक्षकों की एक बैठक है, निरीक्षकों के साथ बैठक करेंगे और उनको जो नाम सुझाव है, कौन कौन से नाम लेने हैं, किसको टिकट देनी है, नहीं देनी है, किसको साइड करना है, किसको आगे संगठन में वो व्यक्ति को काम में लेना है, उस पर चर्चा विचारणा करेंगे। और खास उनको एक जो तैयारी है आने वाले दिनों में जो इलेक्शन का माहौल है, उनको कौन सा एरिया कौन विधानसभा लोकसभा में जाएगा और वहां की तैयारियां और जी चलिए, जिस खबर पर हम दरअसल बने हुए हैं भार्गव, केंद्रीय गृह मंत्री जो है इस वक्त नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा और जब्त ड्रग्स के विनाश पर जो क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, उस बैठक में हम सीधे चलते हैं। गृह मंत्री उसको संबोधित कर रहे हैं। अप्रोच नहीं रखते हैं तो इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए समग्र देश की सभी राज्यों की पुलिस और नार्कोटिक कंट्रोल की सभी एजेंसियां, भारत सरकार का राजस्व विभाग, भारत सरकार का समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार और राज्यों के आरोग्य विभाग, सीमा सुरक्षा की काम करने वाली सभी सीएपीएफ, इसके साथ साथ दरियाई सीमा की सुरक्षा में जुड़े हुए तटरक्षक और नौसेना, ये सभी का अगर व्यापक समन्वय कर एक नीति नहीं बनाते हैं तो इस दूषण को पूर्णतया नष्ट करना असंभव। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत सरकार ने 2019 से एक अप्रोच लिया है। समन्वय और सहयोग के आधार पर नारकोटिक्स के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, इसको पुख्ता करना, मजबूत करना, परिणाम लक्ष्य बनाना और सफल करना। और इस सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों का विचार किया। और मुझे आनंद है कि पहले जो 2 क्षेत्रीय सम्मेलन हुए हैं, उसके बाद जिला तक की एनकोड की रचना भी हुई है, एफएसएल का उपयोग भी बढ़ा है। वहां की हाईकोर्ट में राज्य प्रशासन के द्वारा स्पेशल कोर्ट की परमिशन मांगना भी बड़ी मात्रा में हुआ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बनाया है, वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी हुए हैं। और आगे मैं बताऊंगा, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम इन्वेस्टिगेशन की भी शुरुआत हुई। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें देश भर में अब तक जो 2 क्षेत्रीय सम्मेलन हुए इसमें मिले हैं। और आज ये तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन गुजरात की धरती पर हो रहा है। एक प्रकार से नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा है। तो दूसरी ओर नारकोटिक्स के व्यापार से जो धन उपार्जन होता है, वो टेररिज्म के पोषण का भी काम करता है। दोनों दृष्टि से देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना और देश के टेररिज्म के वित्त पोषण पर एक करारा प्रहार करना, ये दोनों दृष्टि से मैं मानता हूं कि लड़ाई को भारत सरकार की सभी एजेंसियां, राज्य सरकार की सभी एजेंसियां और पुलिस ने साझा लड़ाई के रूप में एक स्पिरिट के साथ लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। मैं आज ये सभी 6 यूनिट जो हमारे पश्चिमी मध्य क्षेत्र के हैं, उनके सभी मुख्यमंत्रीगण, अधिकारीगण, इस सबको कहना चाहता हूं मित्रों कि अभी हमारे देश में नारकोटिक्स के खिलाफ जो लड़ाई है, एक नाजुक मोड़ पर है, एक महत्वपूर्ण मकाम पर है। अगर यहां पर हम एक साथ मिलकर एक ही रणनीति के आधार पर लड़ते हैं तो हम जीतते हैं। और अगर यहां बिखराव के साथ, गंभीरता के बगैर इसको एक सामान्य अपराध मानकर हमारा अप्रोच रहता है तो ड्रग के ऑपरेटर जीतते हैं। और मुझे लगता है कि इस नाजुक मोड़ पर हमने संकल्प करना चाहिए कि मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जो ड्रग मुक्त भारत का हमें लक्ष्य दिया है, एक संकल्प दिया है, वो संकल्प हम सब सिद्ध करें। और मैं मानता हूं कि सभागार में और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोग इस बात पर सहमत होंगे कि नारकोटिक्स की दीमक को पूर्णतया भारत की भूमि से निस्तारित करना होगा, भारत की भूमि को इस दीमक से मुक्त करना होगा। मित्रों, बहुत अच्छे परिणाम हमें 3 साल से मिले हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाने की शुरुआत हुई तब एक संकल्प गृह विभाग ने लिया था कि 75 दिन में हम 75,000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स को जलाकर, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जलाकर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मगर आज मुझे आनंद है कि यहाँ पर जलाए हुए ड्रग का टोटल कर दे तो लगभग यहाँ पर 1,50,000 करोड़ से ज्यादा, 1,50,000 केजी से ज्यादा ड्रग जलाने का काम हम समाप्त कर चुके हैं और समय से पहले से बहुत बड़ी उपलब्धि। कानून की अड़चनों को भी अगर तंत्र एक मूड के साथ लेता है तो सारी अड़चनें अपने आप पार हो जाती। 1,65,000 केजी ड्रग जलाना कोर्ट के सारे ऑर्डरों को प्राप्त करने के बाद मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में ये किया है। मित्रों, ये लड़ाई को लड़ने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कई विभाग,
इस सब के बीच में समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी था। इसलिए भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में अंतर विभागीय एक समिति भी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता गृह विभाग के गृह सचिव करते हैं। और इसके साथ साथ एनकोड को फिर से एक बार रिस्ट्रक्चर करने का काम किया। हमारा जो अप्रोच है, ये अप्रोच में 3 हिस्से हैं। एक, संस्थागत संरचना को मजबूती देना। संस्थागत संरचना को मजबूती देने के साथ साथ इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर हमारी कार्य पद्धति का एक स्वभाव बनाना। और मुझे लगता है कि एनकोड को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक परकोरेट कर हमने ये सिद्ध करने की दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। अगर इसमें काफी कुछ करना बाकी है, मैं बाद में बात करता हूं। दूसरा, सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण एवं समन्वय, ये भी हमने बहुत जागरूकता से साथ करना। नशे की आदत से किसी भी बच्चे को पकड़ लेना तो सरल है, मगर उसको नशे की आदत से छुड़वाना ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसकी ओर हमारा ध्यान कम होता है, तो हमने भी इसके पुनर्वसन के लिए जो अभियान चलता है, वो अभियान को भी इसके साथ साथ सशक्त बनाने का काम करना। और तीसरा, विस्तृत जागरूकता अभियान, इस पर भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बहुत डिटेल अभियान आलेखित किया है, सभी राज्यों को भेजा भी गया है। इस प्रकार से भारत सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस लड़ाई में मजबूती के साथ सभी राज्यों का सहयोग लेकर आगे बढ़ रही है। और इसके बहुत अल्प समय के अंदर, करीब 2.5 साल के अंदर बहुत अच्छे परिणाम मिले। मित्रों, मैं कुछ आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। 2006 से 2013 उसमें कुल मामले 1257 हुए थे, और दूसरे 8 साल 2014 से 2022 जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के 8 साल है, उसमें 1257 की जगह 3172 केस रजिस्टर करने का काम हम सब एजेंसियों ने साथ में मिलकर किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ अरेस्ट पहले 1363 हुए थे, हमने अप्रोच बदलने के बाद भी 4888 अरेस्ट हुए हैं। इसके अंदर 260% की वृद्धि हुई है। और ड्रग्स जब्त किए गए हैं, पहले 1.52 लाख किलो था, अब वो बढ़कर 3.33 लाख किलो ड्रग को जब्त करने का काम हमारी एजेंसियों ने इस 8 साल के अंदर किया है। और इसके साथ मूल्य ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ड्रग किस प्रकार का जब्त हो रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 8 साल में 768 करोड़ का ड्रग जब्त हुआ था, और ये 8 साल में 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग जब्त हुआ, जो बताता है कि हमारे अभियान को प्राथमिक सफलता मिली है। मगर इसको अंजाम मानने की हम गलती न करें। इसको और तेज बनाना है, इसको और सुग्रथित बनाना है, और इसको और परिणाम लक्ष्य बनाना है, तब जाकर ये लड़ाई के सामने हम जीतेंगे। इसके लिए एक कई प्रकार के बदलाव हमने करने पड़ेंगे। राज्यों के जो अच्छे काम है और राज्यों के सामने जो चैलेंज है, वो श्री प्रधान ने यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन में बताए हैं। इसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, परंतु मेरा अनुरोध है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और सभी राज्यों के उपस्थित अधिकारियों से कि इसको हम आगे पर अपने काम की प्रायोरिटी में शामिल कर आगे बढ़े। मित्रों, मेरा आग्रह है कि पश्चिमी तट से हीरोइन की जो तस्करी बढ़ी है, इस पर नकेल कसनी पड़ी। मैं इसके लिए गुजरात पुलिस, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री को विशेष बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ढेर सारे समुद्र के अंदर अभियान चलाकर गुजरात के नार्कोटिक्स कंट्रोल विभाग ने और एटीएस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर बहुत अच्छी सफलता हासिल की है।
हो सकता है गुजरात का समुद्र किनारा स्ट्रेटेजिक दृष्टि से लंका जाने वाले रास्ते में आता होगा, इसलिए यहाँ ज्यादा जब्ती हुई है। मगर मैं मानता हूँ कि गोवा और महाराष्ट्र राज्य ने भी इस दिशा में प्रोएक्टिव रोल लेकर केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय कर आगे बढ़ना। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, इस पूरे पश्चिम क्षेत्र में कुरियर और पार्सल का उपयोग बिल्कुल बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। ये जो नया हमने अप्रोच लिया है, उसके बाद नए नए तरीके वो ढूंढ रहे हैं। तो कुरियर और पार्सल के उपयोग के लिए भी हमने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। कुरियर और पार्सल की एजेंसियों के साथ समन्वय बिठाकर वहां पर ही कुछ किस प्रकार से चेकिंग हो पाए, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी कर हमने आगे बढ़ना होगा। मित्रों, बहुत कठिन क्षेत्र ये इसलिए है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जमीनी सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है, लंबी समुद्री सीमा है और लगभग बहुत कम शुरुआत में एनडीपीएस स्क्वाड की संख्या थी, मगर अब धीरे धीरे बढ़ रही है। मगर मुझे लगता है कि इसको भी हमने बढ़ाना पड़ेगा। भारत सरकार ने ये 2.5 साल में जो रिफॉर्म्स किए हैं, इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म एनकोड के पुनर्गठन का किया है। अब एनकोड को हमने 4 स्तरीय बनाया है। 4 स्तर पर एनकोड अपना काम करेगा। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति है जो भारत सरकार की सभी एजेंसी राष्ट्रीय कक्षा पर काम करेगी। एक इसके नीचे कार्यकारी समिति है। राज्य स्तरीय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता और डीजीपी के उपाध्यक्ष पद के नीचे बनाई गई है और जिला स्तरीय समिति जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई है। मेरा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और डीजीपी से आग्रह कि जिला स्तरीय एनकोड समिति का गठन तुरंत होना चाहिए और इसकी मीटिंग को भी हमने यहां से मॉनिटर किया। जैसे राज्यों की एनकोड मीटिंग का अभी एक खाका प्रधान जी ने आपके सामने प्रेजेंटेशन में रखा। यहाँ हर राज्य ने कितनी एनकोड की राज्य स्तरीय मीटिंग करी है, इसका संख्या है। इसी तरह राज्यों के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की ऑफिस में और डीजीपी की ऑफिस में भी कितने जिलों ने जिला स्तरीय एनकोड मीटिंग का नियमित रूप से बैठक किया है नहीं किया है, इसका अगर डैशबोर्ड हम बना लेते हैं तो जिला अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा का भी ये काम करेगा और थोड़ा कोई देख रहा है इसका डर भी बनेगा। मुझे लगता है जब तक जिला स्तरीय एनकोड समिति अपना काम ढंग से नहीं करती है, ये अभियान हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके तहत हमने राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच में प्रभावी समन्वय बनाने के लिए भी एक कार्य योजना बनाई है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, ड्रग कंट्रोलर जनरल, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनटीआरओ, पोर्ट ट्रस्ट, कोस्टल पुलिस और मैरीटाइम बोर्ड के प्रतिनिधियों को भी इस समुद्री किनारे को सुरक्षित बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन करने की एक योजना बनी है। मुझे लगता है राज्य जब तक एक कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं करेंगे, भारत सरकार एक काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। राज्यों में भी ये सारी एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था अपनी इनिशिएटिव से करना पड़ेगा और एक ऑल इन वन पोर्टल बनाया है, एनकोड पोर्टल बनाया है। इसके अंदर ये सारी सूचनाएं भी उपलब्ध है और ये सारी कोऑर्डिनेशन के आपके एफर्ट्स को भी आप इस पर डाल सकते हैं। निदान का उपयोग जितना बढ़ेगा उतना फायदा होगा। आपने देखा ही, मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। प्रधान जी ने जो प्रेजेंटेशन किया, इसके अंदर निदान में राज्यों की स्थिति क्या है, और मैं देश के गृह मंत्री नाते बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि संतोष नहीं। मेरे पास केस के भी आंकड़े हैं और आपने जो डेटा शेयर किया है इसके भी आंकड़े हैं। 22% डेटा ही शेयर किया। अगर ये स्थिति है, एक पोर्टल बनने के बाद पोर्टल में हम अपलोड नहीं करते तो मुझे लगता है कि हमारे अभियान की गंभीरता जितनी होनी चाहिए नहीं है, इसका एक द्योतक है। हम सब ने प्रयास कर 3 महीने के एक अंतराल के अंदर
सभी राज्यों के सभी आंकड़े निदान पोर्टल पर उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आगे बढ़ाना चाहिए। K9 राष्ट्रीय कैनाइन पूल की स्थापना की है। अभी K9 की टीम मुंबई और अहमदाबाद में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ बात कर गोवा भी विशेष रूप से बात कर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसको मजबूत कर पार्सल और कुरियर सेवाओं के लिए भी हम उपयोग में ले जा सकते हैं। ड्रग कानून प्रवर्तन प्रशिक्षणों का एक समान अभ्यासक्रम बनाने का काम एनसीबी ने एक कोर मॉड्यूल और 5 प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए। मुझे लगता है सारे ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी राज्यों में अपने नारकोटिक्स कंट्रोल के एजेंसी के लिए उपयोग में लेना चाहिए और समय समय पर ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे यहाँ, समय समय पर इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि इसका फायदा बहुत होगा। पश्चिमी क्षेत्र में एफएसएल का उन्नयन करना भी बहुत जरूरी है और उसमें आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जरूर सहयोग ले सकते हैं। भारत सरकार का भी सहयोग मांग सकते हैं। एफएसएल जितनी मजबूत होगी इतने परिणाम अच्छे आएंगे और जो ड्रग के कारोबारी हैं उनको सजा कराने में हमें बहुत मदद मिलेगी। जो हमारी पुलिस आधुनिकीकरण की योजना है, इसमें मेरा आग्रह रहेगा सभी मुख्यमंत्रियों को कि एफएसएल के उन्नयन को सर्वोच्च वरीयता देने का काम हम करें और इससे डायरेक्टरेट ऑफ एफएसएल की भी मदद मिल सकती है और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की भी आप मदद ले सकते हैं। वो जरूर प्रोएक्टिव रोल लेकर आपको मदद करेंगे। मित्रों, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नए अप्रोच को एनसीबी ने विगत 2 साल से नीचे आपके सामने रखा है। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच। एक छोटे सी की भी पान की दुकान पर ड्रग बांटने वाला कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो हम उसको एक केस के रूप में नहीं दे सकते। वही केस को देश में कहां से वो एंटर हुआ वहां तक इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम। पूरे नेटवर्क को हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए और एक किसी बंदरगाह पर बड़ी ड्रग की खेप पकड़ी जाती है तो व्यक्ति भी अंततः होता पकड़ा जाता है। इसके नीचे के नेटवर्क को भी अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो ये पूरे नेटवर्क को हम कभी तहस नहस नहीं कर सकते। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, मैंने सिलेक्टेड 100 केसों का अध्ययन खुद करा है एक टीम बनाकर। बहुत सारी जगहों में जो पकड़ा गया इसी को केस माना गया, इसको चार्जशीट कर लिया गया और सजा हो गई, इसको उपलब्धि माना गया। ये लड़ाई ऐसी है जब तक नेटवर्क को ध्वस्त नहीं करते हैं हमें सफलता नहीं मिलती। और नेटवर्क को ध्वस्त तभी कर सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। और ये सभी पुलिस अधिकारी जो आज की कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध हैं वो सबको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन को कम से कम हम ड्रग के खिलाफ की लड़ाई के अंदर अडॉप्ट करें और नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए हम पूरी इन्वेस्टिगेशन को करें। एक चार्जशीट अगर समय की मर्यादा है तो डाल देनी चाहिए। देवेंद्र जी ने कहा समय कम है, इस पर भी हम विचार करेंगे, परंतु चार्जशीट डालने के बाद भी हम हमारा इन्वेस्टिगेशन तो चालू रख ही सकते हैं, इसमें कौन रोक सकता है। परंतु इन्वेस्टिगेशन को सीज हुए मटेरियल तक ही सीमित रखते हैं तो हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। मित्रों, एक ई प्रतिज्ञा पोर्टल भी शुरू किया है। लगभग 30 लाख से अधिक लोगों ने इस पर प्रतिज्ञा ली है। ये जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। मुझे लगता है इसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ड्रग एडिक्ट्स के उपचार, पुनर्वसन और सामाजिक पुनः एकीकरण, इसका समाज स्वीकार कर ले, इस दिशा में भी सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समाज उसको तिरस्कृत दृष्टि से देखना चालू करता है तो इसके पास मजबूरी से वो फ्रस्ट्रेशन से फिर से ड्रग के रास्ते पर चला जाएगा। तो हमने इस पर भी बहुत
मजबूती से के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने दोनों कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो केस ऐसे हो जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हो, वो केसों को आप जरूर एनसीबी को रिफर करें। इस क्षेत्र से 6 केस एनसीबी को दिए गए हैं, इसकी डिटेल जांच हो रही है, परंतु मेरा आग्रह है कि राज्य पुलिस को ही इसका यश हम देंगे, आप जरा भी चिंता मत करिए। परंतु अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन जब तक नेशनल एजेंसी अपने हाथ में नहीं लेती है, ये नहीं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिस केस के अंदर अंतर्राज्यीय ड्रग के नेटवर्क की और केस आता हो, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग के नेटवर्क की और केस आता हो, वो केस एनआईए को भी दे सकते हैं और एनसीबी को भी दे सकते हैं, और वो देने में हमें कोई झिझक नहीं रखनी चाहिए। एनसीबी को देश के सभी राज्यों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए और राज्यों के अंदर भी जहां सेंसिटिव जगह है वहां तक रीजनल लेवल पर भी एनसीबी को मजबूती से काम करने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में रायपुर और जयपुर में भी एनसीबी अपना जोनल कार्यालय स्थापित करेगी। इसके अलावा अहमदाबाद में एनसीबी के उप महानिदेशक स्तर का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी पूरे पश्चिमी क्षेत्र के लिए बना रहे हैं, जिससे इस लड़ाई को हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, गैप्स की पहचान इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब तक सीनियर अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नहीं। कई बार ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन देखते हुए, इसको मॉनिटर करते करते हम सीनियर जगह पे पहुंचते हैं, एक प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब ड्रग का केस हो, इसको छोड़कर हमने गैप्स की पहचान करनी पड़ेगी और गैप्स को फिल करने के लिए प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा। मित्रों, अंत में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी सभी राज्यों को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने अपने राज्य की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ पत्र व्यवहार कर जितने हो सके उतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हम इस अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मेरा एक और भी आग्रह है कि ड्रग तस्करों और सप्लायरों को जेल के ट्रांसफर के लिए भी प्रोएक्टिव तरीके से सोचना पड़ेगा। कई जेल ऐसे होते हैं, हम सब जानते हैं, जहां इस प्रकार के अपराधियों को नहीं रहना चाहिए। कोर्ट की परमिशन से वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधाएं सब जगह हुई है। कोर्ट की परमिशन से जेल ट्रांसफर जम्मू कश्मीर, पंजाब में किए हैं और इसके बहुत अच्छे नतीजे जानने में, चंडीगढ़ ने भी किया है, तो बहुत अच्छे नतीजे देखने में आए हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी विजन जो है वहां पर हम इस प्रकार के गुनहगारों को रखें। तो कुछ सुझाव देवेंद्र जी महाराष्ट्र गोवा के मुख्यमंत्री जी ने रखे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस विषय में जितने भी सुझाव हैं आप गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं, मुझे सीधा एड्रेस कर भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी प्रायोरिटी की लड़ाई है। मोदी जी ने इस देश को ड्रग मुक्त भारत बनाने का जो अभियान लिया है, इसमें हमें सफलता प्राप्त करनी ही करनी है और मुझे विश्वास है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे। आगे ड्रग नहीं बढ़ेगा, आगे हमारा तंत्र रहेगा। इस प्रकार का एक समन्वय करने वाला तंत्र, प्रोएक्टिव तंत्र और परिणाम लाने वाला तंत्र बनाने में हमें जरूर सफलता मिलेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज के सम्मेलन में सभी लोग जो उपस्थित रहे हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों में बहुत अच्छा अभियान चला है, मगर गति बढ़ाने की जरूरत है और परिणाम लक्षी अप्रोच को भी एडॉप्ट करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इतनी ही विनंती कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। ये सीधा प्रसारण